नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज बुलेटिन। उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। और वहीं आपको बता दें, खबर प्रतापपुर क्षेत्र की है, जहां पर दो गांव में किसानों और भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों के यहां बिजली की छापेमारी और कार्रवाई के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन ने आंदोलन का ऐलान कर दिया था कि किसान यूनियन के सदस्य और युवा टीम ने बिजली विभाग द्वारा उत्पीड़न के खिलाफ प्रतापपुर थाने पर विरोध प्रदर्शन किया। और वहीं मेरठ दिल्ली हाईवे रोड पर जाम लगाकर ये विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। किसान नेता विजयपाल गोपाल ने कहा कि बिजली विभाग के कर्मचारी आधी रात को गांव में घुसकर जबरन बिजली कनेक्शन काटकर जनता को परेशान कर रहे हैं और साथ ही अवैध वसूली की जा रही है। किसान यूनियन सदस्यों के घर पर छापेमारी कर आंदोलन को कमजोर करने की सरकार और विभाग की ओर से कोशिशें की जा रही हैं। कहा कि प्रतापपुर के दो गांवों में जो कार्रवाई की गई, इनमें से अधिकांश लोग कृषि कानूनों के खिलाफ गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनरत थे और उन्हें और उनके परिवारों को परेशान करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। और इसके विरोध में मेरठ दिल्ली हाईवे रोड पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया गया और सभी किसान यूनियन के सदस्य का प्रतापपुर थाने पर विरोध प्रदर्शन जारी है। जी, ये जो है हमारे जो बॉर्डर में धरने चल रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए इन्होंने एक योजना बनाई है। अब ये जो है झूठे मुकदमे और सेना ऐसे लेके जा गांव में एक भय का माहौल पैदा हो जा और वहाँ झूठे मुकदमे तय करके रात के अंधेरे में अपने आप वीडियो बनावे और वो तार वार लगवा ले। मतलब ये जो है झूठे मुकदमे फंसा के लोगों का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। तो इस तरह की हरकतें ये करेंगे तो ये जो आज जितने थाने हैं, जितने इनके ऑफिस है, वे सब घेरे जाऊंगा। इन्होंने जो कल परसों भोपले में ऐसा करा कर जैनपुर में करा, तो इसका जो विरोध है किसान यूनियन जो है वह अपने स्तर से ऐसे भी करेगी और जो हमारा बॉर्डर है गाजीपुर बॉर्डर, वहाँ भी करेंगे। ये मुकदमे इन्हें तुरंत वापस लेने पड़ेंगे और आइंदा ऐसी हरकत ना करे, इसकी इन्हें गारंटी देनी पड़ेगी। और वहीं देवरिया जिले में निर्माणाधीन महेश देवर हवा बाबा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आज़ादी के बाद 2016 तक उत्तर प्रदेश में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज थे, पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 से 2021 के इसका आंकड़ा 32 तक पहुंचाकर कीर्तिमान स्थापित किया है। और वहीं यूपी में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो रही हैं, उस पर काम किया जा रहा है। देवरिया जिले में कोई नहीं सोचा था कि यहां भी राजकीय मेडिकल कॉलेज बनेगा और आज बनकर तैयार है और जल्द ही यहां पहले सत्र की पढ़ाई प्रारंभ कर दी जाएगी। आगामी कुछ दिनों में बनकर तैयार 9 राजकीय मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जाएगा और उसमें देवरिया का महेश देवर हवा बाबा मेडिकल कॉलेज भी शामिल है। और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप और कई बड़े नेता भी मौजूद थे। आवासीय व्यवस्था पहले से है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध है। जैसे ही एनएमसी की का इंस्पेक्शन होता है और मेडिकल कॉलेज को अप्रूवल मिलता है, उसके साथ ही प्रधानमंत्री जी के कर कदमों से इन सभी 9 मेडिकल कॉलेजेस का शुभारंभ भी करवाएंगे। मैं इस अवसर पर यहाँ पर अच्छे ढंग से मेडिकल एजुकेशन ने जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, हम बेहतरीन तरीके से प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ करा सकेंगे। इसकी तैयारी लोग अतिशीघ्र करवा करके इंस्पेक्शन आदि की औपचारिकताओं को पूर्ण करवा करके इस नए सत्र में हर हाल में प्रवेश की प्रक्रिया संपन्न हो सके। कोरोना महामारी के बावजूद यह राज्य सरकार की और देवरिया के लोगों की एक उपलब्धि होगी कि कोरोना महामारी के बावजूद यहाँ के जनप्रतिनिधियों के प्रयास से मेडिकल कॉलेज एक नए रूप में आगे बढ़ रहा है। और वहीं मेरठ के सौरभ चौधरी को ओलंपिक पदक मिल चुका है, जिसको लेकर मेरठ शहर में खुशी जाहिर की जा रही है। इसी संदर्भ में मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम में यूपी ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित सिटी मजिस्ट्रेट
और खिलाड़ियों ने हाथ में मशाल लेकर दौड़ लगाई है, जिसके बाद सौरभ चौधरी के पदक की सराहना की। इसी मौके पर यूपी ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष और अर्जुन अवार्डी रविकांत मिश्रा ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने कहा था कि खेलेगा इंडिया और खिलाएगा इंडिया। इस बात को खिलाड़ी अब पूरा करने में जुट चुके हैं। क्या ओलंपिक गेम इसलिए खिलाए जाते हैं ताकि बच्चों को खेल काम में पता चल सके और बच्चे खेलकूद के प्रति आकर्षित हो सके। इस रिले का मुख्य उद्देश्य है कि खेल और खिलाड़ियों में ओलंपिक के प्रति सद्भावना पहुंचाना। जिन लोगों के पास जिन्हें ओलंपिक के बारे में, ओलंपिक मोटिव के बारे में जानकारी नहीं है, उन तक ओलंपिक की बातों को पहुंचाना। और जो हमारी टीम इंडिया भारतीय दल जो 137 लोगों का है, लगभग 129 लोगों का है, उसको चीयर करने के लिए जो चीयर फॉर इंडिया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने जो संकल्प उठाया है, जो हमारे खेल मंत्री, निवर्तमान खेल मंत्री रहे, कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने कहा फिट इंडिया। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि खेलेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया। वो खेलेगा तब जब उत्तर प्रदेश ओलंपिक के नया नारा भी इस ओलंपिक से शुरू हुआ है, अब खेल चला गांव की ओर। ऐसी परिकल्पना उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ ने की है। गांव-गांव में मनरेगा के तहत 14वें 15वें राज्य वित्त के तहत गांव-गांव में खेल का मैदान हो और अंतिम व्यक्ति तक खेल। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में तहसील खुर्जा क्षेत्र में भारत के अंदर किन्नरों का पहला आश्रम की नींव रखी है। रंजना अग्रवाल ने हमारे देश में एक अनोखी मिसाल पेश की है। रंजना अग्रवाल महाराष्ट्र के मुंबई में औरंगाबाद इलाके में बने मासूमों के आश्रम से एक किन्नर बच्ची को लेकर आई है। और वहीं रंजना अग्रवाल ने बताया कि उन्हें महाराष्ट्र के मुंबई से फ़ोन आया था और फ़ोन पर बच्ची की किन्नर होने की सूचना दी थी और उन्होंने कहा था कि अगर आप इस बच्ची को अपने आश्रम में रख लें तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने कहा कि आप भी अपने आश्रम में इस बच्ची को रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सभी बच्चे अलग हैं और ये बच्ची किन्नर है, इसलिए इसे यहाँ रखना इसी बच्ची के लिए ठीक नहीं रहेगा। जिसके बाद रंजना अग्रवाल उस बच्ची को लेने के लिए महाराष्ट्र के मुंबई गई और बच्ची को लेकर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित खुर्जा तहसील क्षेत्र में उस बच्ची को अपने घर ले आई। और अग्रवाल का कहना है कि उनके पहले के 2 बच्चे थे, आज वह 3 बच्चों की मां बन गई और रंजना अग्रवाल इस बच्ची को अपने बच्चों की तरह परवरिश देने की बात कर रही हैं। हालांकि इस मिसाल के बाद रंजना अग्रवाल के पास इंडिया से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी फ़ोन आ रहे हैं कि उन्होंने एक समाज को आईना दिखाते हुए एक नेक काम किया है और अब इस बच्ची की पढ़ाई लिखाई से लेकर रहना खाना सब की जिम्मेदारी रंजना अग्रवाल ने खुद ली है। और वहीं विगत कुछ महीने पहले रंजना अग्रवाल ने किन्नरों के लिए खुर्जा में एक आश्रम खोला है और ये आश्रम इंडिया का किन्नरों के लिए पहला आश्रम है। हालांकि इस बच्ची को देखने के लिए स्थानीय विधायक से लेकर इलाके के सैकड़ों की संख्या में भीड़ आ रही है और रंजना अग्रवाल की इस पहल की पूरी इलाके में सराहना कर रहे हैं। यही कहना चाहूँगा, एक इंसानियत का इन्होंने परिचय दिया है और लोग भी आगे आके इसके इनका साथ दें। अच्छा, कितना सहयोग आप इन्हें कर रहे हैं? मेरा पूर्ण सहयोग है। हमारी मिसेज के पास फ़ोन आया था औरंगाबाद से, महाराष्ट्र में ही पड़ता है जी, बम्बई से भी आगे है, वहाँ से फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे किन्नर बच्चा है, वो भी आश्रम था जी, वो भी बच्चों और बेटियों को पालते हैं वहाँ पे जी, पर वो बोले ये विशेष बच्चा है, उसको नहीं रख सकते। और उन्होंने गूगल पे सर्च किया था कि आपका ऐसा आश्रम बनना है तो आप इसे ले जाइए। फिर हमने बोला ठीक है, हम आ जाते हैं वहाँ पे, तो ले आइए। अच्छा। और वहीं है कि मैंने 6 जनवरी 2021 को इसकी अपने गहने बेच के इसकी नींव रखी थी मैंने किन्नर आश्रम के लिए जी, क्योंकि मैंने 5 साल रिसर्च करा तो इनकी बहुत भयानक स्थिति सामने आई थी, जो मेरे आज गोद में भी है जी, क्योंकि जिनकी समाज में पहले किन्नर पैदा हो जाता बच्चा किसी के, तो वो कुत्ते के हवाले छोड़ देते हैं, माँ बाप छोड़ के भाग जाते हैं इधर उधर। वो सिर्फ जो बच्चे थोड़े थोड़े पढ़ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, या तो वो भीख मांगते हैं सिंगलों पर, या छोटे बच्चे भी जाते हैं और सिंगलों पर भीख मांगते हैं। इस चक्कर से मैंने इनके लिए नींव रखी थी लेकर। भैया जी कभी भी अभी तक कोई
बेरज के थाना खैरीघाट क्षेत्र से है, जहां पर शौच के लिए निकले 45 वर्षीय युवक की नहर में डूबने से मौत हो गई और बताया जा रहा है कि मृतक चुन्नू इमामगंज चौराहे पर पान की दुकान चलाकर अपना जीवन यापन करता था और सुबह युवक शौच के लिए निकला था और नहर में पानी लेते समय पैर फिसलने से नहर में डूब गया और वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौत की सूचना मिलते ही युवक के परिवार में कोहराम मच गया। मेरठ के कंकड़खेड़ा में हाईवे के पास कार में बेटे ने अपने पिता को गोली से छलनी कर दिया और उनकी हत्या कर दी। देर रात लावारिस हालत में कार को देखकर लोगों ने पुलिस को फोन किया, जिसके बाद हत्याकांड का खुलासा हुआ और वहीं एसएसपी और एसपी सिटी मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम को बुलाया गया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और वहीं मृतक की पत्नी ने अपने बड़े बेटे पर हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। और वहीं आपको बता दें, कंकड़खेड़ा के नगला ताशी निवासी सुक्रमपाल प्रॉपर्टी डीलर थे और खेती भी करते थे और वहीं सुक्रमपाल के छोटे बेटे रवि की 6 साल पहले सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है और बड़े बेटे रोहित उर्फ मोंटू से प्रॉपर्टी को लेकर इनका विवाद चल रहा था। इसी को लेकर रोहित पिता से अलग रहता है और सुक्रमपाल और उनकी पत्नी कुसुम ने अपनी बड़ी बेटी रीता और उसके पति मोहित करनवाल को पिछले कई साल से अपने पास नगला ताशी में ही रखा हुआ है और इसी विवाद के बीच रोहित पिछले 1 हफ्ते से अपने माँ पिता के पास आ रहा था और समझौते के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन शनिवार को सुक्रमपाल बेटे रोहित के साथ अपनी कार में दोपहर करीब 3 बजे छोटी बेटी वीना निवासी काजमाबाद खून के यहां जाने को घर से निकले थे। इसके बाद सुक्रमपाल का मोबाइल बंद हो गया और रात में कंकड़खेड़ा में हाईवे के पास बने मंडप यूपी क्लब के पीछे वाले रास्ते पर लावारिस स्विफ्ट कार की सूचना पुलिस को मिली और कार के अंदर सुक्रमपाल का शव बरामद हुआ। शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं और सीने और सिर पर गोलियां मारी गई थी। सूचना के बाद एसएसपी प्रभाकर चौधरी, एसपी सिटी विनीत भटनागर और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और वहीं फोरेंसिक टीमों को बुलाया गया और सूचना के बाद सुक्रमपाल के परिजन भी मौके पर पहुंचे। रोहित पर हत्या का आरोप लगाते हुए मृतक की पत्नी कुसुम ने तहरीर दी और रोहित फरार बताया गया है और उसका मोबाइल भी बंद है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। कंकड़खेड़ा क्षेत्र में एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार मिली जिसमें एक व्यक्ति का शव था ड्राइवर के बगल वाली सीट पर और इस पर पुलिस ने जो है इस गाड़ी के बारे में जानकारी करी और इसके रजिस्टर्ड ओनर का पता लगाया और तमाम सूत्रों से मालूम चल गया कि गाड़ी किसकी है। जब उनके यहाँ जानकारी हुई तो पता लगा कि इसमें जो शव मिला है इस गाड़ी के रजिस्टर्ड ओनर के पिताजी का है। ये लगभग 65 साल इनकी अवस्था थी और सुक्रमपाल सन ऑफ दिलीप सिंह जाति जाट, ये रहने वाले नगला ताशी के थे। इनके शरीर में जो है 2-3 चोटें हैं। एक जगह ऐसा लग रहा है कि गोली लगी है, गोली का खोखा भी मिला है, सर में भी चोट है। अब इसके बाद में विवेचना से सारी चीज़ों का पता चलेगा। हमने अपनी फोरेंसिक टीम मौके बुला लिए, हमारी वैज्ञानिक टीम ने पूरे फिंगरप्रिंट्स की और पूरी गाड़ी की सील करके पूरी जांच करी है। गाड़ी मौके पर खड़ी हुई है। भले ही उत्तर प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास करने की बात कहती हुई नजर आ रही हो, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है तब से लेकर अब तक कहीं ना कहीं प्रदेश में हर विभाग के कर्मचारियों का शोषण होते हुए नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, शोषण के चलते हर विभाग के कर्मचारी गण अपनी मांगों को लेकर रोडों पर प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए हैं, जिसके चलते मैनपुरी में अब एम्बुलेंस चालक अपनी मांगों को लेकर जिला अस्पताल के प्रांगण में धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए और आरोप है कि बीजेपी सरकार में सरकारी नौकरियों को कंपनियों के द्वारा टेंडर उठाने पर निजीकरण कर दिया गया है, जो अपने मनमाने तरीके से पहले से कार्यरत कर्मचारियों से काम कराना चाह रहे हैं
जिसके लिए निजी कंपनियों में जॉब के नाम पर चाहे वे नए कर्मचारी हो या पहले से कार्यरत उनसे धन वसूली की जा रही है। एम्बुलेंस चालकों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वे जीवनदायिनी स्वास्थ्य विभाग में जीवी के कंपनी द्वारा 108 और 102 एम्बुलेंस चालकों और स्टाफ के पद पर कार्यरत हैं और अभी 1 महीने पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार ने GDHL कंपनी के नाम टेंडर दे दिया है, जो अब उन लोगों का प्रशिक्षण के नाम पर 20,000 का शोषण कर रही है, जिसके विरोध में हुए प्रदर्शन करने पर उतारू हैं। कर्मचारियों की मांग है कि इस टेंडर प्रथा को खत्म कर दिया जाए और धरने के दौरान कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगें पूरी नहीं की तो पूरे प्रदेश में एम्बुलेंस चालक और स्टाफ चक्का जाम कर देंगे। और आगे क्या कुछ होगा और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। बहराइच के थाना खैरीघाट के वैवाहिक चौकी इंचार्ज अनुज कुमार त्रिपाठी ने चौकी पर आई पीड़ित महिला के साथ की अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़िता छोटखाई पीड़ित पुत्री अली बहादुर उम्र लगभग 34 वर्षीय कोडियन पूर्वा की निवासी है, जो अपने जमीनी विवाद को लेकर वैवाहिक चौकी पर अपनी फरियाद लेकर रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी। लेकिन महिला का आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने पीड़िता से 5,000 रुपये की मांग की थी और वहीं पीड़िता का आरोप ये भी है कि पैसे ना दे पाने की वजह से रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई और उल्टा पीड़िता को भद्दी गालियां दी गई और मारपीट किया गया। जब इस सूचना पीड़ित ने थाना खैरीघाट पर दिया तो उसकी सुनवाई वहां भी नहीं हुई और पीड़िता ने जिले के आला अधिकारी पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह से न्याय की गुहार लगाई है। फोन किया था चौकी पर और हमारी सुनवाई नहीं हुई थी, उनको बुलाई वहाँ से पर और हमको गाड़ी गुस्तारी ने दिया, मारा पीटा और वो 25 रुपया पैसा ले लिया, हमसे रुपया भी मांगा, हम रुपया नहीं दे पाए तो हमारी कोई सुनवाई नहीं। रुपया कौन मांग रहा है? दरोगा जी मांग रहे हैं। वैवाहिक चौकी इंचार्ज। भारत समाचार दैनिक भास्कर के कार्यालयों पे पत्रकारों के घरों के घर पर आयकर विभाग का छापा मारा गया और पत्रकारों पर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी करहल रतन वर्मा को दिया गया। जनपद के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष ऋषिकांत दुबे और 24 न्यूज़ HD एडिटर इन चीफ साइमुल हसन सहित 1 दर्जन विभिन्न समाचार पत्रों के पत्रकारों ने SDM रतन वर्मा को ज्ञापन दिया गया, जिसमें कहा गया कि सरकार द्वारा भारत समाचार और दैनिक भास्कर के कार्यालयों और पत्रकारों के आवासों पर आयकर का छापा लगवाकर ये साबित कर दिया कि मोदी और योगी सरकार द्वेष भावना से काम कर रही है। सच्चाई दिखाना सरकार को रास नहीं आ रहा। जिला अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि पत्रकारों पर दिन प्रतिदिन फर्जी मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं और ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि 22 जुलाई को आयकर विभाग ने दैनिक भास्कर के भोपाल, जयपुर, अहमदाबाद और कुछ अन्य स्थानों पर स्थित परिसरों में टैक्स चोरी के आरोप में छापेमारी की। और वहीं उत्तर प्रदेश के समाचार चैनल भारत समाचार के दफ्तर, साथ ही संपादक ब्रजेश मिश्रा और स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह के घरों पर भी छापा मारा गया। और इस घटना के बाद से ही संस्थान से जुड़े पत्रकार काफ़ी नाराज हैं, जिसके बाद पत्रकारों ने सरकार पर सवाल उठाए और सभी पत्रकारों ने महामहिम राष्ट्रपति से अनुरोध करते हुए कहा कि पत्रकारों के उत्पीड़न की घटना को उच्च स्तरीय जांच कराई जाए ताकि पत्रकारों को भी न्याय मिल सके। करहल तहसील में महामहिम राष्ट्रपति के संबोधन में एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें पत्रकारों के साथ हो रहे अत्याचार और अन्याय के खिलाफ, जिसमें हाल ही में कल की घटना है, भारत समाचार व दैनिक भास्कर पर इस तरीके से ईडी का छापा मारा गया और ये छापा एक द्वेष भावना के पूर्ण मारा गया है। जिस तरीके से कोरोना काल में भारत समाचार व दैनिक भास्कर ने सत्यता दिखाई और सत्य खबरें दिखाई, उस पर
आज जाकर सरकार ने छापा मरवाया है। इसका करल के सभी पत्रकार बंधु और प्रदेश के सभी पत्रकार बंधु उनके साथ खड़े हुए हैं और हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पत्रकारों के साथ अन्याय हो रहा है वो निराधार गलत है। और प्रतापगढ़ में जिस तरीके से पत्रकार के साथ हत्या करी गई उसका भी अभी सही से खुलासा नहीं हो पाया और पकड़े गए लोग बाग उसमें क्या हुआ। इसके बाद पत्रकारों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उत्पीड़न हर जगह हो रहा है पत्रकारों के साथ, कोई कहने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग जो हैं वेतन भोगी नहीं हैं, किसी को 2 पैसे नहीं मिलते हैं, जाते हैं अपना तेल खर्च करते हैं, अपना ही सब कुछ मोबाइल खर्च करते हैं, नेट खर्च करते हैं, किसी को 2 रुपए नहीं मिलते हैं। जनपद काशगंज के थाना ढोलना क्षेत्र के गांव इखोना में युवक की लड़ाई ने बड़ा रूप ले लिया, जहां बीच बचाव के दौरान हुए फायर से करीब 10 लोग घायल हो गए। और वहीं आपको बताते चलें कि कुछ युवकों में मामूली बात को लेकर विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि अवधेश नाम का युवक अपने पिता जवाहर सिंह और वो भी अपने बाबा रामवीर की लाइसेंसी बंदूक निकाल कर ले आया, जिससे फायर कर दिया गया। बीच बचाव कर रहे महिला समेत लगभग 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और सभी लोगों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां गंभीर हालत देखते हुए सुनील को अलीगढ़ और रेफर कर दिया गया। लड़कों में झगड़ा हो गया था, हम लोग बीच बचाव के चक्कर में वहाँ खड़े थे, तब बॉबी और अवधेश ने गोली चला दी बंदूक से, हम सब लोग घायल हो गए। इसमें 10 लोग घायल हैं, एक महिला सहित 11 हैं। तो हम लोग तो अस्पताल चले आए नहीं इलाज कराने, कार्रवाई तो गए हैं वहाँ पे। और वहीं इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।